हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखा था, तो इसी प्रकार हम इसी पाठ जैव प्रक्रम के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हैं या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? दोनों क्वेश्चन एक ही हुआ और इसका उत्तर हम जानेंगे कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि मानव के सजीवों में जो भी क्रियाएं होती हैं जिनके कारण उनकी उपस्थिति धरती पर विद्यमान होती है या जिनके कारण उनका भरण पोषण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम की प्रक्रिया सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। अगर यह क्रिया किसी कारणवश अवरुद्ध होती है तो जीवों का अस्तित्व बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आगे लिखा है, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों का सेवन होता है जिसे पोषण की क्रिया द्वारा सजीव ग्रहण करते हैं। जैव प्रक्रम लिखा है कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आखिर जैव प्रक्रम है क्या और कौन सी वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण यानी कि भरण पोषण करते हैं? तो यानी कि लिखा है कि पोषण की प्रक्रिया द्वारा ही जीव अपना भरण पोषण करते हैं, क्योंकि पोषण के कारण ही जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और खाद्य पदार्थों का सेवन ही पोषण कहलाता है। यानी कि जो सजीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो इससे उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह क्रिया पोषण कहलाती है और ये संपूर्ण पोषण की प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो आपका उत्तर है, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो या हमें ऊर्जा की कमी हो तो हम अपने आसपास होने वाली सभी क्रियाओं को आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसमें जो काम हम अच्छे से कर पाते हैं, जो काम करने में 2 मिनट लगता है उसे करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए या पोषक तत्वों की कमी हो जाए, हम बीमार पड़ सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन संबंधी सभी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। नीचे लिखा है कि अर्थात उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत पोषण की आवश्यकता होती है। लिखा है कि सभी क्रियाएं, जितनी भी सजीवों द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति पोषण की क्रिया के कारण ही प्राप्त होती है। यानी कि पोषण की क्रिया में जो हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर में और हम सभी क्रियाओं को आसानी से सुलभता से कर पाते हैं। आगे लिखा है, यदि किसी कारण पोषण में कमी या उसकी प्राप्ति न हो सके तो जीवन यापन कठिन हो जाता है एवं अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर हमें पोषण की प्राप्ति ना हो सके तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपंग से हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, तो उनमें पोषण की कमी के कारण ही होता है। अर्थात संपूर्ण निचोड़ यही निकलता है कि हमारे शरीर के लिए, प्रत्येक जीव के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। अगर ये पोषण हमें प्राप्ति सही से नहीं हो पाती है तो हम कुपोषित हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी सभी क्रियाओं को करने में अवरुद्ध हो जाते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। और पोषण की क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके मुख्य उत्पाद क्या हैं? तो हम इसका उत्तर देखते हैं कि जैसे कि हमने जाना कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण क्या है? तो जीवों को जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, खाद्य पदार्थों को लेने से जीव जो ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे सुचारू रूप से अपने
शरीर में नियंत्रित करके सभी कार्यों का संपादन करता है तो वह क्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण दो प्रकार का होता है, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। तो हम जानेंगे पहले स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अर्थात वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करना मतलब निर्मित करना या बनाना, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं तो उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण होगा स्वपोषण किस में होता है, तो सभी हरे प्रकार के पौधे में जितने भी हरे पौधे होते हैं वे सभी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे सभी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है, यानी कि अगर ये सभी प्रक्रियाएं स्थितियां न हो तो आपका स्वपोषण नहीं हो सकता है। तो पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है जल। जैसा कि हमने जाना कि स्वपोषण की प्रक्रिया सभी हरे पौधों में होती है, तो हरे पौधों को अपना संश्लेषण यानी कि भोजन निर्माण के लिए इन सभी चीज़ों का होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ना हो तो स्वपोषण की क्रिया नहीं हो सकती है, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो, पत्ती में पाई जाने वाली क्लोरोफिल हो, या वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हो, या जल यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो स्वपोषण की क्रिया नहीं हो सकती है। और स्वपोषण की क्रिया के उपरांत जो हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है वो ग्लूकोज होता है और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है यानी कि उपोत्पाद जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, परपोषण किसे कहते हैं। आपने पहले जाना कि पोषण किसे कहते हैं, उसके बाद जाना स्वपोषण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे परपोषण किसे कहते हैं। तो लिखा है परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी जीव तथा इस प्रकार की क्रिया को परपोषण कहते हैं। यानी कि जैसा हमने जाना कि स्वपोषण में सभी जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, तो परपोषण में इसके उल्टा होता है कि परपोषण में जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, अर्थात इनमें अपना स्वयं के संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वे किसी अन्य स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस क्रिया को हम परपोषण कहते हैं और इस क्रिया को पूरा करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। परपोषण को अंग्रेजी में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और परपोषी को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा स्वपोषण, तो स्वपोषण को अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को पूरा करने वाले जीव को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मृत जीवी पोषण, आपका हमने जाना कि परपोषण किसे कहते हैं। तो जो परपोषण की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण। तब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपका प्रश्न 5 है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। मृत जीवी पोषण में जीव मृत जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि परपोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, तो वही परपोषण का ही एक भाग है मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण में भी जीव दूसरे से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें इसकी क्रिया होती है कि जो जीव मर जाते हैं या जो पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं उनके शरीर से ये अपना भोजन, उनके शरीर की सतह से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो भोजन होता है वो हमेशा मृत जीवी जीव अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में यानी कि तरल पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को मृत जीवी कहते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने स्वपोषण को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बताया, तो नहीं, स्वपोषण को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि स्व से करने वाला पोषण, यानी कि खुद से करने वाले पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण का इंग्लिश मीनिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और स्वपोषण को पूरा करने वाले जीव को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब आपका है मृत जीवी पोषण, तो मृत जीवी पोषण को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात मृत जीवी पोषण को जो पूरा करने वाले जीव होते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो मृत जीवी पोषण किन किन जीवों में होता है? तो अनेक प्रकार के कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। मृत जीवी जो ये होते हैं, जीव होते हैं, वे अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण करते हैं, यानी कि अपने शरीर की सतह से तरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, परजीवी पोषण क्या है? जैसा कि हमने जाना था, परजीवी पोषण भी परपोषण का एक प्रकार है। जैसे हमने पढ़ा मृत जीवी पोषण, उसी प्रकार परजीवी पोषण भी है। परजीवी पोषण को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और परजीवी पोषण जिन जीवों में होती है उन जीवों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि परजीवी पोषण क्या है, तो इसका उत्तर होगा परजीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परपोषी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो परजीवी होते हैं वे किसी प्राणी के शरीर के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से एकत्रित होकर या उसमें रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीवी जीव कहते हैं और इस प्रकार की क्रिया को परपोषण कहते हैं। इसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, यानी कि उनके शरीर में रहकर या उनके संपर्क में आकर अपना भोजन, अपना पोषण लेते हैं, तो उस प्रकार के जीव को हम परजीवी और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण अर्थात पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी तथा जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि जो जीव परपोषण की क्रिया करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, तो इसी प्रकार जिस जीव के द्वारा, यानी कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना पोषण ग्रहण करते हैं उस जीव को हम पोषी यानी कि होस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका उदाहरण होगा, परजीवी कौन कौन से होते हैं? गोल कृमि यानी कि कवक, हुकवर्म, टेप वर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिका, जिसके द्वारा बीमारी अमीबिया पेचिस होती है। अमीबिया पेचिस इसी प्रकार के अमीबा यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। और मलेरिया परजीवी, आप सभी जानते होंगे अच्छे से कि मलेरिया परजीवी के बारे में, जिससे आपका ये मलेरिया बीमारी होती है। तो इसमें जो मलेरिया, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, वो मानव शरीर के आंत में जाकर रहने लगती है, जिसके कारण आपको मलेरिया बीमारी होती है। तो मलेरिया भी एक प्रकार का परजीव है। अर्थात क्यों परजीव है? क्योंकि वह दूसरे प्राणी के शरीर के अंदर अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीव कहेंगे। इसी प्रकार मलेरिया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, गोल कृमि, हुकवर्म, टेप वर्म इत्यादि ये सभी परजीवी हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? प्राणी संपोषी पोषण को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्राणी संपोषी जीव या प्राणी संपोषी पोषण होता क्या है, तो इसका उत्तर है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहलाता है। अर्थात
प्राणी समपोषी पोषण क्या है? तो प्राणी समपोषी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपने जो पोषण की प्रक्रिया है वो अन्य जीव के भोजन के ग्रहण की क्रिया को देखकर उसकी विधि को अपनाकर अपने में ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी समपोषण कहते हैं। लिखा ही हुआ है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है, यानी कि मैमल्स में आपका प्राणी संपोषण पाया जाता है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि में पाया जाता है। यानी कि प्राणी संपोषण में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है आपका अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि में पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या कोई भी जो आप जानता हो कि आप क्लास 10th में, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बाबू प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताओ, प्रकाश संश्लेषण है क्या? हम सुनते तो है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनसे हमें ग्लूकोज यानी कि फ्रूट्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, आखिर किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? तो वह प्रक्रिया जो होती है वो आपकी प्रकाश संश्लेषण ही होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में सूर्य की अनुपस्थिति में हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। अगर सूर्य के प्रकाश अनुपस्थित रहेगा तो यह क्रिया नहीं हो सकती है। तो अब जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो इसका उत्तर है सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज तथा उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे, एक बात जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधों में ही हो सकती है। हरे पौधे अर्थात वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ ना हो तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो लिखा है, आपने इसका डेफिनेशन जान जाइए कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा H2O जल के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज जो है आपका मुख्य उत्पाद, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। तो और हमें इससे क्या प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण से? तो प्रकाश संश्लेषण के से हमें मुख्य उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य किरदार होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से हमें मुख्यतः ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है। और ऑक्सीजन अगर नहीं रहा तो जीव सांस कैसे लेंगे? इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि पौधे लगाना बहुत अनिवार्य है। अगर पौधों की कमी हो गई तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए आप सभी एक एक पेड़ अपने घर में अवश्य लगाएं, ताकि आने वाले कल में हमें कभी ऑक्सीजन के लिए, जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन के कारण ही कितने लोगों की मौत हुई। तो आप लोग कम से कम एक एक पौधे ज़रूर लगाएं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। तो प्रकाश संश्लेषण का ये तो हमने डेफिनेशन जान लिया। और इसके बाद ये जो इसका फॉर्मूला है, ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये जो पूरा रिएक्शन है तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O, जो आपका डेफिनेशन है बस उसको आप स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूले के रूप में रिएक्शन बना के लिख दीजिए। जब आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए रिएक्शन को याद करना, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर के डेफिनेशन को समझ जाइएगा तो आप खुद ब खुद इस इक्वेशन को पूरा कर लीजिएगा।
तो आपका है, जैसा मैंने कहा कि सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, फिर प्लस और जल, तो प्लस लगा के आप H2O लिख दीजिए। और लिखे हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हरे पौधे हैं तो उसमें क्लोरोफिल तो हो गई, तो आप एरो का सिंबल लगा के सनलाइट और यहाँ पे क्लोरोफिल लिख दीजिए। और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हुई है, तो ग्लूकोज लिख देंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बताया कि C6H12O6, और फिर प्लस लगा के हमें बाई प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, तो आप O2 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी मात्रा में जल की प्राप्ति होती है, तो आप H2O लिख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, जल का H2O और ग्लूकोज का इतना होता है। तो हमने यहाँ आगे में 6 और 12 क्यों लगाया है, ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा तो वो प्रक्रिया आपकी पूर्ण नहीं होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के यहाँ पे 6 अणु हैं, तो अगर हम यहाँ पे 6 ना लगाएं तो कार्बन तो एक ही रहेगा, तो इधर अधूरा और इधर अधूरा रह जाएगा, इधर 6 और इधर 1, तो ये तो गलत हुआ, ये प्रक्रिया गलत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गया, यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 2 12, तो यानी कि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। और फिर इस 12 में 1 से इंटू करेंगे तो 12 1 12, तो यानी कि इस साइड आपका 12 12 24 ऑक्सीजन हो गए। अब हम इधर देखते हैं, इधर आपका 6 ऑक्सीजन है और इधर 6 2 12 12 और 6 18 और फिर 6 1 6, 18 प्लस 6 आपका हुआ 24, तो यानी कि यहाँ कार्बन भी आपका इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी 24 है, इधर साइड भी आप देखिए तो ऑक्सीजन 24 है। अब उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, तो इधर साइड आपका 12 2 24 हाइड्रोजन है, तो हमारा इधर भी होना ही चाहिए। तो आपका यहाँ भी 12 और 6 2 12 12 12 24, यानी कि ये पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है और यही पूरा सही इक्वेशन है 100%। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।